नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे असम के जोरहाट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि 2016 में भाजपा सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने असम के दंगों की आग में झोंक रखा था। इसलिए दूसरी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में पुलिस विभाग की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में पुलिस कर्मियों के लिए हित में बड़ा बयान दिया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में छापेमारी के बाद ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। ईडी ने 15 मार्च को चैतन्य को पूछताछ के लिए बुलाया था। और चौथी बड़ी खबर, संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर पर रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट के आदेश ने सफेदी का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के लोगों में उस विवादित ढांचे को लेकर कलर विवाद शुरू हो गया। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। असम के जोरहाट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 2016 में भाजपा सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने असम को दंगों की आग में झोंक रखा था। शाह ने कहा कि मुझे भी असम में कांग्रेस सरकार ने पीटा था। हितेश्वर सेकिया असम के मुख्यमंत्री थे और हम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे। आज असम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शाह ने जोरहाट में पुनर्निर्मित पुलिस अकादमी के पहले चरण का उद्घाटन किया और दूसरे चरण की नींव रखी है। शाह ने कहा, लाचित बुरवफन पुलिस अकादमी आने वाले 5 सालों में देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन जाएगी। मैं विद्यार्थी काल से आसाम आया हूं। आसाम में मैंने डंडे भी खाए हैं कांग्रेस सरकार के। साइकिया जी मुख्यमंत्री थे, हम नारा लगाते थे, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। और हम पर गुवाहाटी में डंडे लगाए थे। 7 दिन मैंने असम की जेल की रोटी भी खाई है। देश भर के लोग असम को बचाने के लिए यहां आए थे। वहां से लेकर असम ने लंबा आंदोलनों का दौर देखा है। असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा असम शांत हो गया। असम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर का 3 दिन का दौरा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की पहली सरकार थी उन्होंने उन पर लाठीचार्ज भी किया है और 7 दिन तक उनको जेल में भी रखा है और सही से खाना भी नहीं दिया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, तरुणा जी, राजनीतिक लोगों को अनेक राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना पड़ता है और युवा काल से ही अमित शाह जी एक्टिव थे। तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक जो भी आंदोलन होते हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मैं इससे ज्यादा इस बात पे बात करूंगा कि आज असम जो है जी 11% से अधिक जीडीपी उसकी हो रही है। और असम एक ऐसा प्रदेश है, अगर वो शांति वहां रहेगी, जबकि आज से 20-30 वर्ष पूर्व असम एक सर्व प्रदेश माना जाता था। और अब जहां 2016 के बाद ये असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद प्रगति पर ये असम बढ़ा है। लेकिन मेरा ये मानना है इससे पहले भी कांग्रेस के शासन में भी, भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस के शासन में ये राज्य जो है पटरी पर वापसी आने लगा था। तभी असम गण परिषद और जब स्टूडेंट का आंदोलन असम में हुआ था, इसके बाद अनेक वर्षों तक ये स्टेट डिस्टर्ब रहा। अभी भी असम में मैं ये मानता हूं बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। खास तौर पे करुणा जी, अगर टूरिज्म का देखा जाए तो मैं देख रहा था असम में टूरिज्म जो है
अभी भी उस हद तक नहीं है जिस हद तक उत्तराखंड, हिमाचल और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर जो डिस्टर्ब होते हुए भी जितने टूरिस्ट वहां आते हैं असम में उतने नहीं आते। अभी 5% जीडीपी में और 10% सर्विस सेक्टर में टूरिज्म का हिस्सा है। जैसा कि अमित शाह जी भी कह रहे थे, हमने शांति लौटाई है, विकास की पटड़ी पर असम लौटा है। इससे असम का टूरिज्म बढ़ेगा और असम सरकार को इसके लिए पूरे देश में प्रयास भी करने चाहिए। एक टूरिज्म ऐसा विभाग है या ऐसा मंत्रालय है जो पूरे प्रदेश की जीडीपी को, पूरे देश की जीडीपी को आगे बढ़ा सकता है। हम छोटे छोटे जो देश हैं, चाहे सिंगापुर है, चाहे दुबई है, उनका उदाहरण देख सकते हैं। वहां कितने टूरिस्ट जाते हैं और असम में सुंदर वादियां हैं। उसके बाद असम में बहुत कुछ देखने के लिए हमारे भारतीय टूरिस्टों के साथ साथ विदेशी टूरिस्टों के पास है। तो ये पुलिस एकेडमी का उल्लेख कर रहे थे, तो देश विकास विकसित हो रहा है, उसके साथ साथ पूर्वोत्तर मणिपुर अवश्य पिछले कुछ दिनों से डिस्टर्ब रहा है। जब तक सभी सातों जो जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है पूर्व उत्तर राज्यों में शांति नहीं होती, तब तक शायद टूरिस्ट जो है असम, चाहे शांति है असम में, लेकिन जो भी टूरिस्ट मान लीजिए गुजरात से जाएगा, केरल से जाएगा, पंजाब हरियाणा से जाएगा, उसकी कोशिश होती है कि मैं पूर्वोत्तर के कुछ और प्रदेशों में भी चला जाऊं। तो केंद्र सरकार को, अमित शाह जी को, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वे सभी राज्यों में शांति की बहाली की ओर काम करें, ताकि ये भारत का जो 7 सिस्टर जो प्रदेश है, 7 सुंदर प्रदेश है, वो टूरिस्ट को अपने आप आकर्षित करें और वो अपने आप विकसित। अभी भी मैं देख रहा था पर कैपिटा इनकम जो है जी असम की, पर कैपिटा इनकम में वो लगभग 1.25 लाख के लगभग पर कैपिटा इनकम है और 26,000 प्रति व्यक्ति ऋण भी है। जबकि हरियाणा जैसा जो एक छोटा राज्य है, उसकी पर कैपिटा इनकम 3.25 लाख से अधिक है। और गोवा, दिल्ली, पंजाब, केरल, अनेक ऐसे प्रदेश है, महाराष्ट्र, जो असम से बहुत आगे हैं। तो असम को अभी बहुत काम करने की भी जरूरत है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि केंद्र सरकार का, अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का इस पर ध्यान है। जी, जैसे ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, असम में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और उसमें जीडीपी में भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में पुलिस विभाग की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में पुलिस कर्मियों के हित में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के पास अपना निजी घर होगा। इसके लिए पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए प्लान बनाया जा रहा है। भविष्य में पुलिस कर्मियों के निजी मकान पुलिस विभाग की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि उज्जैन में पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस होली मिलन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है और उन्होंने मंच से कहा कि मध्य प्रदेश के हर पुलिसकर्मियों के पास निजी मकान होना चाहिए। एमपी सरकार पुलिसकर्मियों को आवास की सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी भी इच्छा होती है, ऐसे में प्रशासन के द्वारा होली के दूसरे दिन जो होली का पर्व प्रशासन के साथ पुलिस जवान भी मनाते हैं, मैं उसमें शामिल हुआ। मेरे पास मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की जवाबदारी भी। ऐसे में अपने पुलिसकर्मियों के साथ जो आनंद आया उसकी मैं बखान नहीं कर सकता। उनकी कई सारे सुविधाओं सौगात देने के साथ पुलिस की नई भर्तियां की जाएगी। सब इंस्पेक्टर से लगा के बड़े अधिकारियों की भी भर्तियां लगातार जारी है। इसी के साथ साथ पदोन्नति के कई मसले निपटे, वो भी हम जल्दी पदोन्नति का निराकरण करने वाले हैं। पुलिस जवानों के लिए सरकारी क्वार्टर भी दे रहे हैं और निजी भी वो अपने खुद के आवास बना, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब पुलिस कर्मियों के लिए भी निजी मकान मुहैया कराए जाएंगे। जैसे कि त्योहार आता है तो वो अपने घर नहीं जा पाते, इसी वजह से उनके लिए भी सुविधा दी जाएगी। वहीं जो पुलिस कर्मी है वो अपनी सुरक्षा में, जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही बता दें कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए प्लान बनाया जा रहा है। भविष्य में पुलिस कर्मियों के निजी मकान पुलिस विभाग की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। और बता दें कि उज्जैन में पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और उसी दौरान उन्होंने ये ऐलान किया था, मंच से कहा कि मध्य प्रदेश के हर पुलिस कर्मियों के पास निजी मकान होना चाहिए। सरकार पुलिस कर्मियों को आवास की सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया होली मिलन समारोह के दौरान। उन्होंने कहा है कि अब से पुलिस कर्मियों के लिए भी निजी मकान मुहैया कराए जाएंगे। बता दें कि पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। वहीं होली मिलन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है और उस दौरान उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है। सभी पुलिसकर्मियों के होंगे निजी मकान और पुलिसकर्मियों के लिए एक प्लान भी तैयार किया जाएगा। वहीं इसको लेकर उन्होंने मिलन समारोह में शिरकत की थी और ये बड़ा बयान दिया था पुलिसकर्मियों के लिए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में छापेमारी के बाद ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। ईडी ने 15 मार्च को चैतन्य को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस पर भूपेश बघेल ने कहा कोई नोटिस ही नहीं आया तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भूपेश बघेल ने कहा कि नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईडी का काम मीडिया हाइप करना है। नोट गिनने की मशीन, किसी ने नोट गिनते हुए दिखा दिया, ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। ये सब बदनाम करने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है। नहीं आया तो जाने का सवाल नहीं उठता, जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं मिला। नहीं बात बताई जा रही है कि हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि किस तरीके का आपको लग रहा है? जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया, तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। बदनाम करने को एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ कोई मानहानि करेंगे? इसमें क्या मानहानि है भाई? नहीं, आप बता रहे बदनाम किया जा रहा है तो और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो 7 साल तक मेरे केस के सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया, मुझे हो गया खत्म, है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम करो। मतलब किसी तरह का कोई सम्मान नहीं आया है। मैं कितने बार बोलूंगा, तो सम्मान से आएगा चले जाएंगे भाई, उसमें क्या बात है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके जो बेटे हैं वो चैतन्य कश्यप, ईडी ने कोई भी उनको समन जारी नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ईडी कोई समन जारी करती है तो हम जरूर जाएंगे। और ये जो एजेंसी है वो लगातार बदनाम करने का काम कर रही है, ऐसा भूपेश बघेल का आरोप है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रविंस मनहर जुड़ गए हैं। प्रविंस, जो शराब घोटाला है काफी चर्चाओं में है और उसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि उनके जो बेटे हैं चैतन्य कश्यप को ईडी ने समन जारी नहीं किया है, अगर जारी होता तो वो जरूर जाते। तौर पे अगर हम शराब घोटाले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही, जब उस समय जो है मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, और आबकारी मंत्री के तौर पे जो है कवासी लखमा जो है हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें कांग्रेस शासनकाल की, तो जिस तरीके से 2000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है, उस राशि से जो है शराब घोटाले वाला मामला जो है उजागर हुआ था। इस पर लगातार जो है ईडी हो चाहे सीबीआई, ईडब्ल्यूएस हो, ये तमाम जो एजेंसी हैं वो लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं।
इससे जुड़े मामलों, चाहे वो पूर्व मंत्री कवाशी लखमा हो या फिर उनके जो ओएसडी रहे हैं या फिर उनके जो नजदीकी जो अधिकारी है, उनके ऊपर लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है। और इस शराब घोटाले मामले से कहीं न कहीं जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे का भी नाम सामने आया है। कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के द्वारा जो है वो छापेमार कार्रवाई की थी और लगभग उनके घर से 30 लाख रुपए कैश के तौर पर और कुछ अहम दस्तावेज जो है वो ईडी को प्राप्त हुआ था। और आज जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे यहाँ ईडी की जो रेड है वो पड़ी, मेरे बेटे जो है वो चैतन्य बघेल, उनसे से पूछताछ की जा रही थी। तो निश्चित तौर पे अब जिस तरीके से ईडी ने उनके जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनको पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय राजधानी रायपुर बुलाया गया था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जिस तरीके से ईडी के द्वारा सिर्फ मौखिक में बुलाया गया है, सम्मन जारी नहीं किया गया है, कोई नोटिस जो है ईडी के द्वारा नहीं दिया गया, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। और जब ईडी के द्वारा कोई नोटिस कोई जानकारी दी जाएगी तब जो है हम ईडी कार्यालय जाएंगे। तो निश्चित तौर पे कहें कि अब प्रदेश में जिस तरीके से शराब घोटाले का जो लगातार जो छापेमार कार्रवाई ईडी के द्वारा कर रहा है और किया जा रहा है, जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के घर जो है ईडी की कार्रवाई हुई और कई दस्तावेज जो है ईडी को मिलने की सूचना है वो ईडी के द्वारा दिया गया है। जी, भूपेश बघेल का ये भी कहना है, जब वो मीडिया को अपनी बाइट दे रहे थे उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा था और कहा था कि जो एजेंसियां है वो षड्यंत्र रच रही है भूपेश बघेल के खिलाफ। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उस दिन कार्रवाई हुई उसके बाद से ही लगातार मीडियाओं में सुर्खियां बट रही कि भूपेश बघेल के ऊपर जो है उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। और ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर और अन्य नेता हो, वो सीधा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मध्य इस कार्रवाई को टिकरा फोड़ रही, क्योंकि लगातार आरोप जो है कांग्रेस लगाते रहे कि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो कांग्रेस के घर में होती है, कांग्रेसियों के घर में होती है। और चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या फिर पूर्व मंत्री कवाशी लखमा की बात करें या फिर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके घर लगातार छापेमार कार्रवाई ईडी के द्वारा किया जा रहा था। और इस संबंध में कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घर भी कार्रवाई हुई, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर जो है वो तंज कसते हुए नजर आए और कहा कि पूरी कार्रवाई के पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो निश्चित तौर पे ये माने कि जिस तरीके से कार्रवाइयां होती है जब कांग्रेस के घर, कांग्रेसियों के घर, तो ये कार्रवाई को लेकर सवाल उठते हुए नजर आते हैं, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो, ईडब्ल्यूएस की कार्रवाई, तमाम तरह की जो कार्रवाइयां होती है उसको लेकर जो कांग्रेस है वो कहीं न कहीं इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी को तंज कसते हुए नजर आते हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से बयान जो सामने आया है उसमें वो साफ तौर पे कहा रहे हैं कि यह कार्रवाई षड्यंत्र पूर्वक है और भूपेश बघेल को डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भूपेश बघेल का कुछ दिन पहले ही और बयान आया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी से डरता नहीं हूं और भूपेश बघेल हमेशा जो है वो समाज के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, ऐसा। जी, जब भूपेश बघेल के घर से 30 लाख रुपए समथिंग मिले थे तो उन्होंने बोला था कि ये तो नॉर्मल अमाउंट है और ये इनका जो पूरे दस्तावेज है वो भी सारे दे दिए गए, पर उनका ये भी कहना था कि बजट सत्र के दौरान गुमराह किया जा रहा है, जो बजट में बातें होती वो ना करके मुद्दे से भटकाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि जिस तरीके से पिछले अगर हम बात करें बजट सत्र की, माफ कीजिएगा विधानसभा सत्र की, तो पिछले विधानसभा सत्र में जो कवाशी लखमा है जो अभी फिलहाल जेल में है, पूर्व आबकारी मंत्री हैं, कुंडा से विधायक भी हैं, उन्होंने भी सड़क घोटाले का मामला जो है सदन में उठाया था। उसके बाद उनके यहाँ जो है वो ईडी की कार्रवाई हुई थी। अब जिस तरीके से भूपेश बघेल जो है अभी फिलहाल बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जो है आवास का मुद्दा भूपेश बघेल ने उठाया था, उसके बाद से जो है वो उनके बाद जो है ईडी की जो कार्रवाई है भूपेश बघेल के घर होता नजर आता है। तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो मुद्दे, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे उसके घर ईडी की कार्रवाई होते हुए ईडी की कार्रवाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। ईडी को जो है वो एक हथियार के तौर पर जो है यूज करते हुए नजर आते हैं। और अगर हम बात करें राशि की तो भूपेश बघेल ने कहा कि ये हमारे पास सामान्य राशि है, उस तमाम जो राशि है लगभग 30 लाख रुपए उसका मेरे पास हिसाब है और इसका हिसाब देके जो है वो कहीं न कहीं कहते हुए नजर आए थे। जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर पर रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट के आदेश ने सफेदी का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के लोगों में उस विवादित ढांचे के कलर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। डीएम एसपी से मिलकर कहा कि इस बिल्डिंग पर हरा रंग नहीं होना चाहिए, इससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। संतों का मत है कि होली के मौके पर मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर उनकी धार्मिक पहचान को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। वहीं धार्मिक अधिकारों को लेकर न्यायालय सरकार और प्रशासन से अपनी मांगे रख रहे हैं। अगर हरा रंग हो तो भगवा रंग भी किया जाए। इसमें सभी धर्मों का समान अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म का दबदबा होना चाहिए, क्योंकि यह सरकारी बिल्डिंग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाथ संप्रदाय के महंत बाल योगी दीनानाथ ने बताया कि यह रंगाई पुताई इस हिसाब से होनी चाहिए क्योंकि यह सरकारी बिल्डिंग है, ना ही किसी एक व्यक्ति विशेष की है और मुस्लिम समाज की भी बिल्डिंग नहीं है। क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि उसमें भगवा पुताई हो, अन्यथा भगवा पुताई नहीं हो रही है तो उसमें हरे रंग की भी पुताई नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग ये रहेगी माननीय न्यायालय के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग ये रहेगी कि उस पर जो है सफेद कलर किया जाए, ना ही वो हिंदू का कलर होगा ना ही वह मुस्लिम का कलर होगा। तो हमने जो आज जो ज्ञापन दिया है, जो हम माननीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय या हम संभल के प्रशासन से जो मिले, हम इसी चीज को लेकर मिले। संभल से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामपाल सिंह जुड़ गए हैं। रामपाल, अब जामा मस्जिद में रंग को लेकर भी विवाद उठने लगा है, जैसे कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सफेद रंग होना चाहिए। वहीं जो संत है उनका कहना है कि अगर हरा रंग होता है तो भगवा रंग भी होना चाहिए, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। बता दूं तरुणा, पहले एक चीज साफ क्लियर कर दूं कि देखिए जो हाईकोर्ट का जो आदेश है वो रंग किसी कलर का भी नहीं खोला गया है। पहले ये बता दूं आपको, किसी तरह का रंग की ये नहीं किया गया है। जो जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का आदेश जरूर आया है वो भी बाहरी परतों का, बाहरी दीवार है की पुताई के लिए 12 तारीख को ये हाईकोर्ट का आदेश आया था। उसके जो 3 दिन अभी तक बीत चुके हैं, लेकिन एएसआई के संरक्षण में, एएसआई की देखरेख में इसकी जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवारें हैं उनकी रंगाई पुताई होनी है, उनकी लाइटिंगकरण बाहर की सजावट करेगा वो जामा मस्जिद पक्ष कराएगा। लेकिन अभी जो 3 दिन का वक्त बीतता है, आज सुबह एएसआई की टीम यहाँ लगभग 11:15 बजे करीब पहुंची थी और वहां पर उसने देखरेख की है कि कितना इसमें माल लगेगा, कितनी व्यवस्था बनाई जाएगी, कितने मजदूर लगेंगे। लगभग 2 घंटे यहाँ पर एएसआई की टीम आज सुबह पहुंची थी और रही, उसके बाद में वो चली गई। उनका ये इस तरीके का कहना है कि जो जामा मस्जिद की रंगाई पुताई है वो कल से प्रारंभ हो जाएगी, यानी 2 दिन होली का पर्व देखते हुए, पहला होली का था, उससे पहले होली की तैयारियों को लेकर कल जामा मस्जिद की नमाज भी होनी थी। इसको लेकर के जो जामा मस्जिद की रंगाई पुताई नहीं हो पाई, उसके बाद में आज एएसआई की टीम यहाँ पहुंची और उसके बाद में ये निर्णय तय हुआ कि कल से इसकी जो जामा मस्जिद की रंगाई पुताई है बाहर की दीवारों की वो होगी एएसआई की निगरानी में। एएसआई की टीम यहाँ पहुंची थी, पेंटर भी यहाँ पहुंच चुके हैं, 4 सदस्यीय टीम यहाँ संभल पहुंची थी। अब मैं एक चीज दूसरी चीज बता दूं कि जिस तरीके से रंगाई पुताई को लेकर के जब से कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद में यहाँ पर एक और नया विवाद शुरू हो गया है। यहाँ पर ये जो वादी पक्ष है, हरिहर मंदिर के जो वादी पक्ष है, उनके जो महंत हैं, उन्होंने डीएम और एसपी से मिलकर के ये ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देखिए जिस तरीके से जो मस्जिद है, मस्जिद की जो पुताई है, अगर जिस तरीके से मस्जिद के कलर से हरे रंग से पुताई होती है तो जो हरि मंदिर पक्ष है, वो वादी पक्ष है, वो भगवा कलर की मांग करेगा। उसी कलर को लेकर के विवाद छिड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने साफ किया है, उन्होंने गैर कानूनी बताया है, इसे गैर संप्रदाय बताया है। तो उस तरीके का उनका बयान सामने निकल कर आया है और इसमें जो पुताई है वो कल से प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये 3 दिन का टाइम बीत चुका है। अब किस तरीके से जो 7 दिन का कोर्ट की तरफ से, मैं दूसरी चीज बता दूं कि 7 दिन का जो टाइम मिला था कोर्ट की तरफ से, लेकिन 3 दिन का समय बीत चुका है। लेकिन अब कल से ये बताया जा रहा है कि कल से इसकी जो रंगाई पुताई है और लाइटीकरण
होगी, क्योंकि जो इनका जो त्योहार है नजदीक आ रहा है, उसके लिए भी ये भी अपना त्योहार मना पाएंगे। जी अब देखना होगा कि अब जामा मस्जिद पर कौन सा कलर होता है, सफेदी होता है, हरा होता है या भगवा होता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।